फोर फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये था। तो अभी कैसे करना है, जैसे मैंने कहा था कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप क्या करो, एक फेजर से रिप्रेजेंट कर दो और उस फेजर का लेंथ कितना ले लो जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एम्पलीट्यूड है, उसको आप क्या करो, उस फेजर का लेंथ। क्या हो गया? ठीक है, तो जैसे और इनके बीच में एंगल्स कितना शो करेंगे हम, जो फेज डिफरेंस है उसको कैसे शो करेंगे, इनके बीच का एंगल। तो जैसे 4 है, फिर उसके बाद π/3 एंगल पे एक और 4, फिर इससे π/3 एंगल पे एक और 4। अब ये 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो 3 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं बच्चों, कैसे ऐड करते हैं? देखो हमें ये पता है अगर वेक्टर्स बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ही आता है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका रिजल्टेंट इस 4 की डायरेक्शन में ही आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ, इनके बीच का एंगल वो कितना हो जाएगा जी, 2π/3। cos 2π/3 माइनस 1/2 होता है। अरे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल करें, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, यानी क्या आ गया, 4 आ गया कि नहीं। ये 4 इन दोनों का रिजल्टेंट आया, यानी इन दोनों को हटा करके मैं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बना सकता हूं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4, और एक इस डायरेक्शन में पहले से ही कितना है, 4। तो ये दोनों 4 और 4 ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू आ जाएगी, नहीं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये वाला जो वेक्टर है उससे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए आएगा। तो ये पूरी इक्वेशन को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 sin ओमेगा टी प्लस 4 नहीं 8 sin ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये चीज समझ में आती है?
इसको समझो। हाँ, ये बात समझ में आती है। ऐसा एक और करें, लेकिन ये फेजर मेथड कब लगाते हैं बच्चों? किन कंडीशंस में फेजर मेथड लगाते हैं? जबकि अलग फेज में हो, सेम फ्रीक्वेंसी, क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो और लाइन ऑफ ऑसिलेशन सेम, जैसे सारे एसएचएम एक्स डायरेक्शन में ही हो रहे है ना, या सारे वाई में ही हो रहे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक एक्स में हो रहा है एक वाई में हो रहा है और फिर हम उसमें फेजर मेथड लगाने लग जाए, ये नहीं चले। जैसे मान लो हमसे कहा जाए x इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी प्लस 2 sin ओमेगा टी प्लस 4 sin ओमेगा टी प्लस 3 cos ओमेगा टी प्लस 6 sin ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय, ये ऐसा। पहले कॉस वाले को इसमें चेंज कर देना है साइन, तो कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसके बाद क्या है, देखो अब सबको एक एक फेजर से रिप्रेजेंट कर दें। जैसे ये वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, 4, ये तो ये इससे पाई बाय 2 आगे,
तो इसके पाई बाई टू आगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चले जाओगे, तो 3 वाला और ये वाला इस वाले से 3 पाई बाई टू आगे, पाई और पाई बाई टू 3 पाई, तो क्या हो जाएगा, ये इधर नहीं, तो क्या आ जाएगा जी, इधर 4 और 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे की तरफ 3 और इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेने का, तो वो किधर आ जाएगा जी, कुछ ऐसा आ जाएगा। और ये एंगल कितना आ जाएगा, क्या ये एंगल 37 डिग्री नजर आ रहा है जी आपको? इस एंगल का tan थीटा लेने की कल्पना करो, तो tan थीटा क्या होगा, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर है, तो ये 3 4 tan थीटा इज 3/4, तो थीटा कितना आ गया 37। और इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा बेटे, तो ये आ जाएगा, है ना, क्या आंसर आ जाएगा हमारा, फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 5 sin कितना ओमेगा टी माइनस 37। हम एक कन्वेंशन मान के चलते हैं कि जी एंटी क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव एंगल है और क्लॉकवाइज में है तो नेगेटिव एंगल, तो यहाँ पर क्या था ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू था, तो इससे पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज में, ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई टू था, तो इससे 3 पाई बाई टू और एंटी क्लॉकवाइज है ना। लेकिन क्या है, अभी जो रिजल्टेंट आ रहा है मेरा वो ऐसे आ रहा है, तो या तो क्या है मैं ओमेगा टी प्लस इतना पूरा एंगल करूं, ओमेगा टी प्लस ये वाला पूरा एंगल, या दूसरा क्या है ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री, क्या बराबर ही बात है ना। तो इस तरह से क्या है बच्चों, हम जब कई सारे एसएचएम का सुपरपोजिशन हो रहा हो तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो इस फेजर मेथड से पता लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड they are of same frequency and they are along the same frequency और same line, तो भी कंडीशंस है same frequency and line। प्रैक्टिकल एग्जांपल तो क्या है भाई, वही मैंने बताना, आपने क्या किया, जैसे वेव्स में इसका यूज देखने को मिलेगा, जब क्या होता है साइनोसॉइडल वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, है ना, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होगा वो पता लगाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, मतलब कई बार यूज आएगा इसका, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वेव ऑन स्ट्रिंग में भी यूज आएगा, साउंड वेव्स में भी यूज आएगा, फिर 12th में वेव ऑप्टिक्स यूज पढ़ेंगे तो इसमें भी आएगा। क्या वो सेम लाइन के अलोंग करवा रहे हैं, है ना, सेम लाइन के अलोंग को ऐसे नहीं करवा, तो उसमें फेजर मेथड यूज नहीं होगा, है ना। उसमें तो देखो क्या है फ्रीक्वेंसी ही बदल गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ही बदल गई, जैसे हर एक स्प्रिंग तो कितने फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन करा रही है, रूट के बाई एम ओमेगा रूट के बाई एम रूट के बाई एम सबके लिए था, लेकिन जब तीनों स्प्रिंग लगी तो रिजल्टेंट थोड़ी ना हमारा रूट के बाई एम रहा, रूट 3 के बाई 2 एम या ऐसा कुछ होगा, है ना।
तो वहां पर क्या है, फेजर मेथड ऐसी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा when you have SHMs which were independently in separate direction, है ना। इनफैक्ट अगर अलग अलग डायरेक्शंस में SHM हो रहे हो ना, तो पता है क्या, जरूरी नहीं है कि फाइनल पाथ पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन ही हो, कोई और रैंडम कर्व पाथ में भी चल सकता है। कैसे, देखो जैसे मान लो, अब मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ, SHMs इनफैक्ट हमें लिखना चाहिए सुपरपोजिशन ऑफ SHMs along different lines, superposition of SHMs along different lines, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, अलग अलग केसेस होते हैं, तो इसका कोई जनरल थ्योरी नहीं है, एग्जांपल के बेसिस पे ही इसको समझो। जैसे किसी ने कहा जी x इक्वल टू a sin ओमेगा t and y is equal to a cos ओमेगा, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a cos ओमेगा, है ना। तो हमें रिजल्टेंट SHM पता करना है, पार्टिकल का रिजल्टेंट पाथ कैसा होगा, क्या स्ट्रेट लाइन होगा क्या, या किसी और तरह का होगा क्या, वो हमको पता करना है। तो कैसे पता करें, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको एक तरीका बताता है, वो कहता है कि रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर विल बी गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ दीस टू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा टी आई कैप प्लस a cos ओमेगा टी, हाँ ये आई कैप में हो रहा है, ये जे कैप में हो रहा है, तो दोनों को वेक्टोरली ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये आर वेक्टर क्या बता रहा है, आर वेक्टर हमें बता रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ये क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t हमें ये बता रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, अगर किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x, y तो उसका t टाइम पे पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, क्या ये x i कैप प्लस y j कैप ऐसा हो जाएगा। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज वेक्टर r, कोऑर्डिनेट्स आर x, y, तो r और x, y में क्या रिलेशन है, r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस, इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम, ये क्या लिखा हुआ है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम। इसका मतलब क्या है जी, t इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जानना है आपको, कब जानना है, t इक्वल टू 0 पे, तो इसमें t को 0 रखते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल 0, a पोजीशन पे है या नहीं। At t equal to 0 particle is at position 0, a। t को मैं बढ़ाता हूं, t जब बढ़ेगा तो ये वैल्यू तो कम हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल टाइम बढ़ेगा तो पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बढ़ेगा, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट कम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट
बढ़ जाएगा, बट पार्टिकल विल मूव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जैसे टाइम को पाई बाय 2 ओमेगा रख दो, कितना रख दो, पाई बाय 2 ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। टी को अगर मैं पाई बाय 2 ओमेगा रख देता हूँ, इसका मतलब ओमेगा टी की क्या वैल्यू हो गई, पाई बाय 2। ओमेगा टू टी को जैसे ही पाई बाय 2 रखोगे, साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0, तो ये a कॉमा 0 हो जाएंगे पार्टिकल। तो पार्टिकल वहां से चलते चलते a कॉमा 0 पे पहुंच जाएगा। फिर इधर से चलते चलते इधर पहुंच जाएगा 0 कॉमा माइनस से, फिर उधर से चलते चलते माइनस a कॉमा 0, और फिर 0 कॉमा, क्या ऐसा होगा, मतलब पार्टिकल का पाथ विल बी अ सर्कल। कैसा स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाए, ऐसा ऐसा कर भी होगा, अभी बताता हूँ। देखो ये तो पता चल गया इन 4 पॉइंट्स से पास होगा, ये तो पता चल गया ना, बिल्कुल लॉजिकल बात तुमने कही थी। हमें कैसे पता कि कर्व होगा, इनको हटा देते हैं, लेकिन हमें ये तो पता है जो भी पाथ होगा इन पॉइंट से तो पास होगा। अब क्या है, x बराबर है a sin ओमेगा, y बराबर है a cos ओमेगा। कैन आई स्क्वायर एंड ऐड दीस टू इक्वेशंस? तो LHS में क्या बनेगा, y स्क्वायर, RHS में क्या बनेगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। a स्क्वायर बाहर आया, sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर। क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? इज दिस द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर 0, 0 एंड रेडियस a? कैसे लिखते हो तुम, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है। सेंटर एट x1, y1, रेडियस एट r, तो ये क्या है, सेंटर एट 0, 0, रेडियस एट a। ये x और y में, क्या x और y में रिलेशन ही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो है ना, x और y कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन हम बना लेते हैं वही क्या है, इक्वेशन ऑफ, मतलब पार्ट। देखो हमने क्या है, किसी जनरल टाइम t पर x स्क्वायर और y स्क्वायर को ऐड किया। हमने टाइम, जब ये रिलेशन लाते समय हमने टाइम की कोई स्पेसिफिक वैल्यू यूज नहीं करी है। ये रिलेशन हर टाइम पे एप्लीकेबल है, ये रिलेशन हर टाइम पे एप्लीकेबल है। आप LHS को देखो, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या बताता है, अगर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y है तो क्या अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन बताता है? यस सर। रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट एनी जनरल टाइम t, and that is coming out to be equal to a. Particle moves in a path such that its distance from a fixed point remains constant, then the path of particle is what, सर्कुलर पाथ में ही ये पार्टिकल चलेगा। ये पार्टिकल कैसे चलेगा, सर्कुलर पाथ में ही इस तरह से पार्टिकल। समझ में आती बात है? थोड़ा लेफ्ट में करेंगे क्या? देखिए क्या है,
मान लो हमसे कहा जाए x इक्वल टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा। Find the equation of path of the particle. Find the equation of the path of the particle. देखो जब भी आपको इक्वेशन सोचनी है ना तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए भाई, टाइम को कैसे हटाऊं मैं, हाउ टू एलिमिनेट टाइम। जैसे मैथ्स में पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ते हो, पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, 80 कॉमा 480 स्क्वायर, इस तरह से होती है 80 कॉमा 80 स्क्वायर, सर्कल का बड़ा बड़ा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। उसी तरह से क्या है, टाइम आपको एक पैरामीटर की तरह से मानता है एंड यू हैव टू एलिमिनेट टाइम। कैसे करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। बिल्कुल, हाँ ऐसा भी कर सकते थे, या देखो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है। सर तो फिर वही sin ओमेगा t और cos ओमेगा t की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसमें सब्स्टिट्यूट करो, है ना। या देखो आप ऐसा करो, x अपॉन a को लिख लो sin ओमेगा t, यार मैनी वेज, कई तरीके से इसको सोचो, और y अपॉन 2a को क्या लिख लो, cos ओमेगा, एंड नाउ यू डू ए स्क्वायर एंड ऐड। अभी स्क्वायर एंड ऐड करो, क्या हो जाएगा, x बाई a का होल स्क्वायर प्लस y बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t। वो कितना आ गया, x बाई a का होल स्क्वायर प्लस y बाई 2a का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स आ गई। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन किसकी होती है, एलिप्स की होती है ना। एक्स को जब हम रखते हैं कितना 0, तो y किसके बराबर आ जाता है, प्लस माइनस 2 और y को रखते हैं 0 तो x कितना आ जाता है, प्लस माइनस a। तो यानी ये एक एलिप्स बन गया। तो इस क्वेश्चन में मैं प्लॉट करके भी फिर इक्वेशन निकाल सकता हूँ। पहले प्लॉट कर सकते हैं टाइम को 0 π/2। तो प्लॉट तो क्या है, वो मैंने तुम्हें ऐसे ही सिखाया। अल्टीमेटली प्लॉट से आप इस इक्वेशन तक नहीं निकल सकते, प्लॉट से क्या आपको एक आइडिया लग जाएगा आप कैसा होने वाला। एक्चुअल इक्वेशन तो मैथमेटिकली आएगी ना, फिर मैंने पहले प्लॉट कर दिया, फिर वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को माइनस एक्सिस में करता हूँ। वो तूने प्लॉट कर लिया भाई, ये चीज वही बात है ना। ये मान लो ऐसा बना दूं मैं ग्राफ, तुम्हें क्या पता है ऐसा ग्राफ आ जाए,
नहीं, कई पॉसिबिलिटीज है ना, पार्टिकल यूं जा रहा हो क्या, नहीं वो इलिप्स ही आएगा, ये तो मैथमेटिकली पता करेंगे। प्लॉटिंग से तो क्या है, आपने ये पता लगा लिया इन चार से पॉइंट से उसका पाथ पास होगा, वो एग्जैक्टली शेप कैसे बनेगी इसकी, तो इलिप्टिकल ही होगा, ये कैसे कंफर्म करेंगे, वो तो मैथमेटिकली ही हमको कंफर्म करना। हाँ, अब आपको अगर ये पूछा जाए कि बताओ पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे बताओ किस डायरेक्शन में घूम रहा है पार्टिकल, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ेगा तो वो मतलब पहले एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा, कॉस का वैल्यू कम। देखो मैं हिंट देता हूँ सब लोग को, पहले जीरो रखो, टी की वैल्यू को जीरो रखो और इनिशियल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता लगा, देखो क्या आता है, 0,2 है, 0,2 है, मतलब है पार्टिकल इधर, t इक्वल टू 0 पे इधर, ठीक है। अब क्या करो, टाइम को स्लाइटली बढ़ाओ, तो ये जैसे एंगल 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो साइन, अब देखो यहाँ से दो ही रास्ते थे इसके पास, या तो इधर जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, क्यों, अब अगर टाइम हम बढ़ा रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, टाइम बढ़ा रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब किधर जाना चाहिए, राइट में, राइट में मतलब क्या डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। समझ में आएगा, t इक्वल टू 0 पे y एक्सिस पे था और किधर जा रहा था, क्लॉकवाइज था। ऐसे ये जो डायग्राम बनते हैं ना, इनको लिसाजूस फिगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिसाजूस फिगर। ये बात समझ में आई, और देखो एक और देखो, y y इक्वल टू लिख के देखो, निकाला तुमने, सही है,
क्या ऐसा लिख सकते हैं cos 2 ओमेगा टी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा लिख सकते हैं cos 2 थीटा को cos थीटा के टर्म्स में, है ना? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है cos 2 थीटा को क्या लिखते हो जी? एक तो फॉर्मूला होता है 2, एक क्या होता है और एक और होता है क्या cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। कौन सा वाला यूज किया है 1 माइनस 2। अभी क्या करें साइन ओमेगा टी की वैल्यू रख दे इधर, साइन ओमेगा टी है तो ये 2x स्क्वायर बाई a स्क्वायर ऐसा y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई a स्क्वायर। क्या ये वैल्यू समझ आती है? y इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई तो ये क्या आ गया? क्या ये पैराबोला की इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है और इसके दो रूट्स से देखो जीरो कर दो y को, यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस a बाई नहीं बोलिए तो ब्रैकेट के बाहर में a था वो तो आपने लिया ही नहीं। एक मिनिमम वैल्यू किधर तक जाएगी माइनस x की भी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ये बीच की वैल्यू क्या है माइनस a बाई रूट 2 एंड प्लस a बाई 2, है ना? जब y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस a बाई रूट 2 ही होगी। देखो y 0 होने का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है 2 ओमेगा टी वो हो जाए पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। 2 ओमेगा टी हो जाए कितना पाई बाई 2 या
इसका मतलब ओमेगा टी कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4। तो ओमेगा टी को पाई बाई 4 रखोगे तो a बाई रूट 2 आ जाएगा, नहीं 3 पाई बाई 4 पे भी a बाई रूट 2 ही आएगा, 3 पाई बाई 4 पे भी क्या आएगा, तो ओमेगा टी की और वैल्यू इमेजिन करो, 3 पाई बाई 2 के बाद अगला क्या आता है 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 का आधा 5 पाई बाई 4, और 5 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो जाएगा माइनस a बाई 4, है ना। पार्टिकल क्या करेगा, इस पे ऑसिलेट करता है, इस कर्व पे ऑसिलेट करता, समझ रहे, इन्हीं इन्हीं कोऑर्डिनेट्स में तो बार बार आता जाता है। तो रिजल्टेंट क्या, रिजल्टेंट मोशन को एसएचएम बोलेंगे, एसएचएम नहीं कहेंगे, रिजल्टेंट मोशन विल नॉट बी एसएचएम, रिजल्टेंट मोशन को एसएचएम नहीं कहेंगे बच्चे, हाँ। लेकिन क्या रिजल्टेंट मोशन पीरियोडिक होगा, इट विल बी पीरियोडिक। क्या ऑसिलेटरी बोल सकते हैं, yes it will be oscillatory but it will not be simple, क्योंकि फाइनल इक्वेशन हमारी a sin ओमेगा t plus phi जैसी नहीं आ रही, सिंपल सी बात, a sin ओमेगा t plus एसएचएम किसको कहते हैं, फाइनल इक्वेशन क्या आ जानी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू a sin ओमेगा t plus phi। क्या ऐसा आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कैसा आ जाना चाहिए, a sin ओमेगा t plus phi जैसा आ जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि क्या है एसएचएम। अब अगर मान लो ऐसा हो जाए बच्चों के एक ही डायरेक्शन में एसएचएम हो रहे हैं, लेकिन सबके सब कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, a sin ओमेगा t प्लस a sin 2 ओमेगा t, तो हमें पता लगाना will the resultant motion be SHM, will the resultant motion be periodic, if it is periodic find the time period of the resultant क्या होगा जी, ना फेजर मेथड किसके लिए यूज होता है, सेम सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेजर मेथड के लिए क्या होना चाहिए, सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम लाइन, तो सेम लाइन तो है लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम
तो इसका सीधा सीधा सा इलाज ये है कि सच अ मोशन विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक, है ना, इट इज नॉट। आप इसमें कितना भी जुगाड़ पानी लगा दो, क्या होगा, आप इसको a sin ओमेगा t प्लस फाइव की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, एज सिंपल है। अब ये प्रूफ तो मैं नहीं कर सकता कि नहीं लिख पाओगे, लेकिन नहीं लिख पाए। फ्रीक्वेंसी जब अलग अलग होती है तो रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं आता, लेकिन क्या पीरियोडिक होगा क्या? देखो क्या लिखा हुआ है, a sin ओमेगा t प्लस a sin 2 ओमेगा। इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या है, 0 2 पाई बाय ओमेगा। मतलब ये कितने टाइम के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है? क्या 2 पाई बाय ओमेगा के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है? नहीं। फिर होगा क्या? क्या 4 पाई बाय ओमेगा के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है? क्या 6 पाई बाय ओमेगा के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है? करता है। इस वाले फंक्शन को अगर देखो तो ये कब कब रिपीट करता है, 2 पाई बाय 2 ओमेगा। क्यों? इसका मतलब कितना, पाई बाय ओमेगा। फिर इसका दुगना यानी 2 पाई बाय, इसका 3 गुना 3 पाई बाय ओमेगा, 4 गुना 4 पाई बाय ओमेगा। क्या इन टाइम के बाद ये वैल्यू रिपीट करता है? करता है कि नहीं? इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 पाई बाय ओमेगा एक ऐसा टाइम है जिस टाइम के बाद ये फंक्शन भी अपनी वैल्यू रिपीट करता है और ये फंक्शन भी अपनी वैल्यू रिपीट करता है। इसका मतलब आप क्या करो, दोनों का इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड पता कर लो और उसका फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लो। क्या ले लो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल उनका। वो क्या हो जाएगा, वो दोनों का मतलब पूरे फंक्शन का टाइम पीरियड आ जाएगा। वो एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद दोनों अपनी वैल्यू रिपीट, दैट मींस 2 पाई बाय ओमेगा उसका 1 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स बराबर नहीं। तो क्या हम क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, 2 pi by, and yes this is a periodic है, SHM समझ में आएगा। पीरियोडिक है लेकिन SHM। अब अपन आगे चलते हैं, ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ SHM का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी, डैम्प ऑसिलेशन की बात करते हैं जी। देखो बेटे बात क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई ये m मास की प्लेट ली और इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के, हम आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं, क्या कहते हैं, कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको आप मीन पोजीशन से थोड़ा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये
ऑसिलेट करने लग जाएगा, इनफाइनाइटली ऑसिलेट करता रहेगा और SHM करेगा, है ना, ये बोल देते हैं। फ्रैक्शन में तो नहीं एक्टिविटी होगा, क्या है एक्चुअल लाइफ में एक्चुअल लाइफ में ऑफ कोर्स ये इंफिनिटी तक चलेगा। अगर एक्चुअल लाइफ में क्या होता है वही अपन पढ़ने वाले हैं। भाई बेसिकली आसपास कुछ एयर मॉलिक्यूल्स वो इससे टकराते हैं, वैक्यूम में डाल देंगे तो वैक्यूम में डालेंगे तो करेगा, बिल्कुल सही। वैक्यूम में अगर इसको डाल दोगे तो क्या होगा, ये इनफाइनाइटली ऑसिलेट। लेकिन इन एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या होता है, वो उससे टकराते हैं, टकराने में इसकी एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। एवरी साइकिल क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड कम होता है ना। ये पहले तो ज्यादा एम्पलीट्यूड का कर रहा है, फिर धीरे तो पेंडुलम जैसे थोड़ी देर बाद। पेंडुलम भी अगर वैक्यूम में यूज नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होते 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 तो उसी तरह के ऑसिलेशंस की बात करना चाह रहे हैं। और इनको क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, है ना। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में हम क्या मानेंगे कि भाई जो नेट फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, वो क्या लग रहा है, एक तो स्प्रिंग फोर्स तो लग ही रहा है -kx, साथ ही साथ एक -bv टाइप का भी एक फोर्स लग रहा है। मतलब देखो ये वाला फोर्स कैसा है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, माइनस साइन है ना, तो कैसा लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये फोर्स हर इंस्टेंट पे नेगेटिव पावर डिलीवर कर रहा है। जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब भी उसको रोक रहा है, नीचे जा रहा है तब भी रोक रहा है, मतलब इसका काम हमेशा एनर्जी को लेना ही है, उसको कम ही करते जाता है। -kx तो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स है, एक बार एनर्जी को कम भी करता है तो एनर्जी को फिर नीचे खींच के बढ़ाता है, फिर कम करता है फिर वापस बढ़ाता है, तो ऐसा लगातार चलते रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑसिलेशंस उसके सस्टेन होता है। लेकिन ये फोर्स तो क्या कर रहा है, ये एक नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है। क्लोज पाथ में भी इसका वर्क डन जीरो नहीं हो पाएगा, जबकि किसी भी क्लोज पाथ में वर्क नेगेटिवली आएगा, है ना। तो ये जो -bv होता है इसको क्या बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। ये किसके बराबर होता है जी, -bv वेक्टर के बराबर ये डैम्पिंग फोर्स होता है। मुझे अभी समझा कि डैम्प ऑसिलेशन का फर्क क्या है। फर्क आएगा वो एम जो है वो मतलब कैसा है, ब्रेक पॉइंट पे फिक्स्ड है, नहीं, इस स्प्रिंग से चिपका रखा है ना, ये पूरे मास, इस पूरे का मास क्या है, m, वो ऑसिलेट कर मतलब स्पिन नहीं दिखता है ना। लेकिन स्प्रिंग किस पॉइंट पर फिक्स्ड है, एम पर या फिर नीचे, एक एंड इधर है, एक एंड इधर। स्प्रिंग का एक एंड जमीन पे फिक्स है, एक एंड m पे चिपका है, नहीं ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो फिक्स है, अब ये पार्ट ऊपर नीचे घूमता है। तो ये देख के समझ में क्या आता है इसमें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, ये भी चले, वो ऑसिलेट करेगा, वो फिक्स। मुझे लगा कि स्प्रिंग नीचे से जॉइंट नहीं है, तो फिक्स नहीं है। इधर हवा में लेता ये क्या बताया, ये सिंबल होता है मैकेनिक्स में ग्राउंड का। ऐसे करके जो ये लाइन बना देते हैं ना, इसका मतलब क्या है, ग्राउंड सर्फेस। ये -bv कौन फोर्स लगा रहा है, ये आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स है, इसको रेजिस्टिव फोर्स भी बोल देते हैं या डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं। अगर ऐसी कंडीशंस हुई तो फिर पार्टिकल का पाथ कैसा बनेगा, इक्वेशन क्या आएगी, क्या अभी भी a sin ओमेगा t प्लस पाई ही आ जाएगी या कुछ और आएगी, कुछ और आएगी तो क्या आएगी, एम्पलीट्यूड जैसा कि आप बोल रहे हो टाइम के साथ डिक्रीज होगा, कितने टाइम में कितना डिक्रीज हो जाएगा, 0 होने में कितना टाइम लगेगा, आधा होने में कितना टाइम, वो सारी चीजें अपन इसमें
सर तो मतलब अभी तक हम वैक्यूम में कंसीडर कर रहे हैं, वैक्यूम में अभी हम रियल लाइफ जो रियल लाइफ, रियल क्लोज टू रियल लाइफ। हाँ मतलब अब क्या है, हम क्या है वास्तविक तरीके मतलब जो पहले किया वो रियल लाइफ में एप्लीकेबल एप्लीकेबल है अगर एयर रेजिस्टेंस को आपने हटा दिया है ना। रियल लाइफ की देखो, रियल लाइफ इज फार कॉम्प्लिकेटेड है ना। जैसे अपन ने मैकेनिक्स पढ़ी तो तुम ये मैकेनिक्स पढ़ के थोड़ी BMW में कार डिजाइन कर दो है ना। उसके लिए क्या है करते वो भी पढ़ाई वाले लोग करते हैं, बट दैट फॉर दैट यू रिक्वायर PhD टाइप की चीज, समझ रहे हो। तो उसमें क्या है आपको इससे कहीं ज्यादा तगड़ी मैथमेटिक्स, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल है ना, उस तरह की चीजें हैं। वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की जगह आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी, जिसमें क्या है n डायमेंशनल क्वांटिटीज आएंगी, टेंसर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के क्या है अपन वो रियल लाइफ की चीजों को सिमुलेट कर पाएंगे मैथमेटिकली, है ना। फिर उसके बाद कुछ कंप्यूटर टूल्स भी होते हैं, जिसमें कि क्या है आपने कार की डिजाइन में कोई चेंज किया और फिर वो चेंज करने से जब कार उतनी हाई स्पीड पे चल रही है 200 किलोमीटर पर आवर, 250 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो वो जो आपका टूल है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, वो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है ऐसी कंडीशन जनरेट करेगा कि आपके डिजाइन के चेंज करने से कार की स्टेबिलिटी में कितना अंतर आ रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी में कितना अंतर आ रहा है, टर्न पे कितना अंतर आएगा, चढ़ाई पे कितना अंतर आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं आपने कार की डिजाइन ऐसी बना दी कि वो बर्नौलीज इक्वेशन लगे हैं तो फ्लो ऑफ स्पीड बढ़ाई और हवा हो गई है ना। तो अब उसमें देखो क्या होता है कि डिजाइन ऐसा रैंडमली चेंज नहीं होती है, कुछ तो उनके पास इक्वेशंस होती है, मैथमेटिकल ग्राउंड तो होता ही है कि हाँ भाई इससे ये फोर्स पे फर्क आएगा, लेकिन क्या है वहां तक आपको बिल्डअप बेसिक कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। व्हाट विल नॉट चेंज इवन एट दैट स्टेज विल बी के न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू dp बाई dt, ये तब भी वही मेंटेन रहे, है ना। बेसिक एनालिसिस जो लॉजिक का तरीका है भाई वो दैट विल रिमेन सेम। ओनली थिंग इज कि यू विल बी असिस्टेड बाय मोर मैथमेटिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो क्या है कॉम्प्लेक्स टाइप के फोर्सेस से भी अपन डील कर पाए। आपने देखा था ना हमने जब सिर्फ इतना फोर्स लिखा था तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई तक लाने में कितना इंटीग्रेशन करना पड़ा था, करना पड़ा था क्या। अब ये और आ गया, ठीक है। तो देखो क्या, और अब मान लीजिए तो हमने एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स लिया, मान लो थोड़ा और भारी वाला आ जाए तो और बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो क्या है ये धीरे धीरे ही सीखते हैं अपन। देखो हाँ तो डैम्पिंग फोर्स में वो बीवी बी क्या है, v तो वेलोसिटी वेक्टर और b कोई कांस्टेंट है, b को बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है किलोग्राम पर सेकंड। क्या वैल्यू इसकी होती थी, मतलब यूनिट्स क्या होती है इसकी, किलोग्राम पर सेकंड। देख सकते हैं भाई फोर्स क्या होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर, सेकंड से 1 सेकंड, तो b की क्या यूनिट बची kg पर, है ना। ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा भाई, जिस मीडियम में मूव कर रहे हो वहां पर उसकी विस्कोसिटी वगैरह कैसी है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या है ना, ये जो ब्लॉक है उसका एरिया वगैरह क्या है ना, उसकी डिजाइन, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमें तो मान लिया कि भाई हाँ माइनस साइन क्या बता रहा है, डैम्पिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स नीचे, नीचे जा रहा है तो डैम्पिंग फोर्स। जैसे अपन बोलते हैं ना अरे यार ये क्या नेगेटिव एटीट्यूड का, मतलब उसको कुछ भी चीज बताओ तो उसको समस्या ही नजर आती है।
उससे कहा अरे यार ऐसे चल रहे, अरे यार ऐसे तो ऐसे दिक्कत हो गई, उसका अरे यार ये काम कर रहा है ऐसे कर लो, अरे यार इधर तो ये तकलीफ। तो उसी डैम्पिंग फोर्स भी क्या है, उसी टाइप का आदमी क्या है कि ब्लॉक बोल रहा है ऊपर जाना है तो मैं नीचे फोर्स लगाऊंगा, ब्लॉक बोल चल नीचे जाएंगे तो फिर मैं ऊपर फोर्स लगाऊंगा। उसको हमेशा वेलोसिटी का क्या करना है, अपोज नहीं करना है, एनर्जी खींचनी। तो जबकि माइनस के एक्स जो है वो क्या करता है, ठीक है, उसका वो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब कभी वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी लगेगा और कभी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा। तो पूरे साइकिल में इट विल नॉट सक एनी एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम, कभी एनर्जी लिया भी तो एनर्जी वापस लौट आए। ये एक नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है। ऑलवेज डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Direction is always opposite to instantaneous velocity. नेट फोर्स को क्या लिखेंगे जी, मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को क्या dx by dt लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज dx by, अच्छा एक्सेलरेशन को क्या d2x by dt स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होता है dv by dt और इसको लिख देंगे d by dt ऑफ v, v को क्या लिख देंगे dx by dt। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा d2x by dt। क्या एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा m d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस kx माइनस b dx by, या आपके पास आ जाएगा m d2x by dt स्क्वायर प्लस b dx by dt प्लस kx इक्वल टू m d2x by dt स्क्वायर प्लस b dx by dt प्लस kx इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिखो या ये इक्वेशन लिखो, एक ही बात है ना। इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर। इसको क्या कहेंगे, this is called as differential equation of a damped oscillator, m d2x by dt square plus b dx by dt plus kx equal to 0। differential equation of a damped oscillator। इसका सॉल्यूशन पता करना तो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड। 12th क्लास में आप मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, लेकिन उसमें भी क्या है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखोगे, फर्स्ट ऑर्डर की अलग अलग तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सीखोगे। सेकंड ऑर्डर क्योंकि यहाँ पे d2x by dt स्क्वायर आ रहा है, dx by dt भी आ रहा है, kx भी आ रहा है। जो सिंपल एसएचएम होता है वो सिर्फ इतना होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ इतना। ये क्या है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डैम्प। इसका जब सॉल्यूशन पता करते हैं हमको पता है वो इक्वेशन कैसे आती है, x इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस bt by 2m into sin ओमेगा t प्लस, ये इक्वेशन होती है क्या, इक्वेशन ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेटर। x equal to a e raised to the power minus bt by 2m sin omega t plus
SHM में और इसमें क्या अंतर आ गया जी? SHM में ये टर्म और एक्स्ट्रा, इसमें ये टर्म और एक्स्ट्रा, मतलब दिस टर्म विल एक्ट लाइक एम्पलीट्यूड which is varying with time, है ना? इसको A नॉट लिख लेते हैं, A की जगह यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? A नॉट। T को 0 रखोगे तो e रेज़ टू दी पावर -0 वो 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? A नॉट। हम ऐसे लिखेंगे एम्पलीट्यूड इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। AT का मतलब एम्पलीट्यूड एट टाइम t। AT का मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड एट टाइम t। वो किसके बराबर आ रहा है? वो आ रहा है A नॉट e रेज़ टू दी पावर -bt/2m। एम्पलीट्यूड एट टाइम t कितना आ रहा है जी? A नॉट e रेज़ टू दी पावर -bt/2m, ऐसा एम्पलीट्यूड आ रहा है। A नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड एट t इक्वल टू 0। A नॉट क्या है जी? एम्पलीट्यूड एट t इक्वल टू 0, हाँ। AT का मतलब एट टाइम t, एम्पलीट्यूड एट टाइम t। पार्टिकल ऑसिलेट तो कर रहा है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ही टाइम के साथ कम होता जा रहा है। इसका ग्राफ बनाओगे तो पता है कैसा आएगा? x वर्सेस t का ग्राफ। x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा, ठीक है। देखो क्या होता जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड, फिर ये एम्पलीट्यूड, फिर ये एम्पलीट्यूड धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। अगर हम सिर्फ एम्पलीट्यूड एज फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बनाएं, एम्पलीट्यूड एट टाइम t का ग्राफ कैसा आएगा? कुछ इस तरह का। ये वैल्यू कहां से चालू हो रही है? A नॉट। ये सिर्फ इतने पार्ट का ग्राफ है ना, ये सेकंड वाला ग्राफ। फर्स्ट वाला पूरे x का ग्राफ, फिर वो x हमेशा कम होता जाएगा। हाँ। पर x हमेशा कम नहीं हो रहा, x की मैक्सिमम वैल्यू कम होती है। x तो बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा था, 0 हो गया, फिर 0 से नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम पहुंचा, फिर वापस 0 हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ। लेकिन अब जो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक जा रहा था वो कम हो गई है। x कम नहीं हो रहा, x तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लेकिन x की जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो लगातार, उनका मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? तो एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिकल साइड में नहीं होगा। नहीं, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज, जैसे आप ऐसे सोचो ना कि अगर पार्टिकल इस तरह का एसएचएम करता है, एसएचएम अगर करता है तो एम्पलीट्यूड क्या बोलते हो आप उसको? ए ही तो बोलते हो, ए। ये डिस्टेंस को आप एम्पलीट्यूड से, ऐसे थोड़ी कि उधर एम्पलीट्यूड ए है, इधर एम्पलीट्यूड माइनस है। एम्पलीट्यूड बाय डेफिनेशन इज ऑलवेज
positive is a positive point. Magnitude of maximum displacement with respect to mean position. Amplitude को क्या बोलते हैं? Magnitude of maximum displacement from mean position. क्या ये चीज समझ में आती है बच्चों? अच्छा, एनर्जी ऑफ एसएचएम जो होती है वो क्या होती है? हाफ के ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ एसएचएम भी टाइम के साथ वेरी करती जाएगी। ए को क्या लिखोगे? ए नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस पीटी बाई 12, तो क्या हो जाएगा? ए नॉट स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस बीटी बाई एम हो जाएगा। स्क्वायर करने पर वो बीटी बाई 2m की जगह क्या हो जाएगा? बीटी बाई एम। टू कैंसिल हो जाएगा। ये हाफ के ए नॉट स्क्वायर को एनर्जी एट टी इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। हाफ के ए नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? एनर्जी एट टी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या आ गई है जी? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एट टाइम टी। ये क्या है? एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस एट टी इक्वल टू 0। इसमें एक बार आप ये चीज जरूर ध्यान रखना कि कभी कभी क्या है, कई बुक्स में या कई क्वेश्चंस में वो ऐसे बोल देता है कि P बाई M को भी कभी कभी डैम्पिंग कांस्टेंट बोल देते हैं, है ना? वैसे तो डैम्पिंग कांस्टेंट B को ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो B बाई M को भी रेफर कर देते हैं एज व्हाट? डैम्पिंग कांस्टेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि वो B बाई M बोलना चाह रहा है कि B बोलना चाह रहा है? तो वो ऐसे पता चलेगा आपको कि इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स। केजी से केजी कैंसिल। बी की यूनिट क्या थी? केजी पर सेकंड, और एम है केजी, तो केजी से केजी क्या बचा? पर सेकंड। तो जैसे आपको कहा जाए कि भाई डैम्पिंग कांस्टेंट इज 0.5 पर सेकंड, तो हमें क्या समझ जाना है? ये बी बाई एम की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू दे रहे हैं हमें? बी बाई एम की वैल्यू। और आपको कहें डैम्पिंग कांस्टेंट इज 2 kg पर सेकंड, तो समझ जाना है कि किसकी वैल्यू दी है हमें? हमें बी की वैल्यू दी है। ठीक है, कहा जाए डैम्पिंग कांस्टेंट इज इतना पर सेकंड, तो दैट वैल्यू इज ऑफ बी बाई एम। और कहा जाए डैम्पिंग कांस्टेंट इज इतना kg पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है? वो वैल्यू किसकी है? बी। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या? जैसे एक क्वेश्चन लिखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर the amplitude of a damped oscillator decreases to half
of its initial value in 5 seconds. Find the time in which its amplitude reduces to 1/8 of its initial value. The damping constant of the valve. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Good. देखो हमें क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है. A is equal to a naught e raised to the power minus bt by 2m. तो at को क्या लिख देंगे, a naught by 8 equal to a naught e raised to the power minus bt by 2m. तो a naught से a naught कैंसिल हो गया, इसका मतलब e raised to the power minus bt by 2m की क्या वैल्यू आ गई, 1/8 है ना, सॉरी कितनी, 1/2. और टाइम को कितना लिखते हैं, आधा हो जाता है ना, कितने टाइम में हो जाता है, 5. टाइम को 5 लिखें तो एम्पलीट्यूड आधा हो गया. क्या ये बात समझ में आती है? अब हमको क्या बोल रहे हैं, कितने टाइम में एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा. तो एम्पलीट्यूड चाहते हो आप a naught by 8 इक्वल टू a naught e raised to the power minus bt by 2. कितना चाहते हैं एम्पलीट्यूड कितना हो जाए, 1/8. ऐसा रखते हैं, टाइम पता करना है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, इक्वल टू e raised to the power minus bt by, है ना. अब आप देखो, अगर मैं इस इक्वेशन का क्यूब कर दूं, इस इक्वेशन का क्या कर दो, क्यूब, तो 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/8. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/8 इक्वल टू e raised to the power minus 15b/2m ऐसा आ जाएगा. क्यूब करोगे तो वो जो एक्सपोनेंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो आप,
1/8 लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है। b t/2m लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है b × 15/2m। इसका मतलब t की वैल्यू 15 आ गई कि नहीं आ गई? t की वैल्यू क्या आ गई? बोलिए, t की क्या वैल्यू आ गई जी? है ना? इसमें एक चीज आप नोट करो कि पता है क्या होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता कि a0/2 से a0/4 होने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। a0/2 से a0/4 होने, a0 से a0/4 का टाइम नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा हूँ? a0/2 से a0/4 5 सेकंड लगे, है ना? कहने का मतलब क्या है कि सक्सेसफुली हाफ होने में हमेशा सेम टाइम लगेगा। a0 से a0/2 होने में कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। तो a0/2 से a0/4 होने में फर्दर 5 सेकंड, a0/4 से a0/8 होने में फिर से 5 सेकंड। तो पूरा a0 से a0/8 होने में कितना लग गया? 15, है ना? देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे तो क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ। कितने का रिडक्शन हुआ है? a0/2 का। इधर रिडक्शन कितने का हुआ है? a0/4 का। इधर रिडक्शन 3a0/8। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, a0/2 में से a0 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? a0 मतलब a0 में से a0/2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? a0/2। a0/2 में से a0/4 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया? a0/4। a0/4 में से a0/8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ रहा है? ये a0/8 ही आएगा। a0/8 आएगा। तो देखो, यहाँ पर ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज हुआ, यहाँ पर जो कमी आई वो कम कमी आई, फैक्टर सेम है बट दैट डिक्रीमेंट इज लेस। यहाँ पे भी डिक्रीमेंट इज बट टाइम इज सेम। इधर भी 5 सेकंड, इधर 5 सेकंड, इधर भी सेम फैक्टर से चेंज होने में टाइम जो है वो सेम लगता है। ठीक है, और सिर्फ ये हाफ के लिए नहीं है, ये 1/3 के लिए भी ट्रू है, ये 1/4 के लिए भी ट्रू है, ये सब के लिए ट्रू है। मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि साहब एम्पलीट्यूड a0 से a0/3 हो जाता है, मान लीजिए कुछ t टाइम, तो a0/3 से a0/9 होने का टाइम कितना रहेगा? ये भी t रहेगा। a0/9 से a0/27 होने का टाइम भी कितना रहेगा? ये भी t रहेगा। a0/27 से a0/81 होने का टाइम कितना रहेगा? ये भी t रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है? डैम्प्ड ऑसिलेटर में एम्पलीट्यूड सेम टाइम में बराबर बराबर रेशियो से डिक्रीज होता है ना? डैम्प्ड ऑसिलेटर में क्या होता है? एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस टू सेम फैक्टर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे देखो, क्वेश्चन लिखो, मान लो हमसे पूछा जाए कि in a damped oscillator, in a damped oscillator, amplitude becomes a0/9
from A naught, amplitude becomes A naught by 9 from A naught in 2 seconds. Becomes A naught by 9 from A naught in 2 seconds. Find the time in which it will become A naught by 243 from A naught. Find the time in which it will become A naught by 243 from A naught. देखो A naught से A naught by 9 हो रहा है कितने टाइम में 2 सेकंड इसका मतलब 2t की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड तो t कितना है 1 सेकंड तो 1 सेकंड में इतना फिर 1 में इतना 1 में इतना और एक बार और कितना टाइम हो गया 1 2 3 है ना क्या बात समझ में आती है ब्रेक चाहिए ब्रेक लेते हैं बच्चों मिलते हैं 10 मिनट में